डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। यह है ऑडियो बुक जंक्शन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सरकारी चाय के लिए किताब का अध्याय 5वां। अध्याय 5। सुबह दोनों कोचिंग के लिए निकल आए। अमीश ने अभ्युदय क्लासेस कोटा का बोर्ड देखकर बाइक रोक दी। अटल अभ्युदय क्लासेस के बाहर आती जाती छात्र छात्राओं की भीड़ देख रहा था। संस्थान के मुख्य दरवाजे को अवरुद्ध कर अटल खड़ा रहा। उसके दिमाग में लगातार कैलकुलेशन चल रही थी। उसको ध्यान ही नहीं रहा कि पीछे से कोई आवाज दे रहा है। वो तो एकटक नजरों से कोचिंग के बाहर लगे उन पोस्टर्स और होर्डिंग्स को देखे जा रहा था जो संस्थान की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, जैसे तो फोर्ब्स में दुनिया के अमीर लोगों की सूची जारी कर रखी हो। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, अरे भाई हटो, रास्ता दो। पीछे से किसी लड़की की आवाज थी, पर अब तक इस आवाज को अटल ने नहीं सुना था क्योंकि वो तो अपने सपनों में खोया हुआ था। ओ, अरे ओ, लड़की ने एक हाथ अटल के कंधे पर रखते हुए अपने लिए रास्ता बनाया और अंदर चली गई। अटल अब होश में था। उस लड़की को देखना चाहा, लेकिन वो इतने जल्दी निकल गई कि अटल उसे देख न सका। अटल ने मन में वो एक जिज्ञासा रह गई। अटल के व्यक्तित्व में भी वही सारे गुण हैं जो आम लड़के में होते हैं। बहरहाल वो अपने आप को नियंत्रित करने के फिराक में था ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो सके। लड़की ने क्या कहा ये तो अटल ने सुना ही नहीं, लेकिन उसके कंधों पर हाथ रखना गजब हो गया था, वो भी किसी लड़की ने पहली बार। अटल अपने मन में ही उसकी तस्वीरी बनाने लगा, लेकिन तभी अमीश पहुंच गया। कोचिंग में पोस्टर, बैनर, पंपलेट, होर्डिंग इतने और इस तरह से लगे होते हैं जैसे तो किसी बेशकीमती हार में हीरे मोती जड़े हो जो उसकी शोभा दुगनी कर रहे हो। कोचिंग की शोभा को 4 गुना करने के लिए डेस्क पर 2 लड़कियां भी बैठी हुई अपने फोन चला रही थी, क्योंकि उनके सामने हेल्प लेने के लिए कोई नहीं बैठा था। दिखने में तो वो इस संस्थान की मालिक लग रही थी, हालांकि थी नहीं। पहली बात तो दोनों के सुंदर, साफ और आकर्षक चेहरे ये। दूसरी बात, उनके चेहरे पर पाउडर के कमाल ने निरमा वॉशिंग पाउडर से भी ज्यादा दूग सी सफेदी ला रखी थी। उनके होठों की तो बात ही क्या करें। गड्ढे लाल रंग की लिपस्टिक थी जैसे तो रेड पेंट कर दिया गया है कि इन सब के बीच भी उनकी प्राकृतिक सुंदरता खोई नहीं थी। दाई साइड बैठी चश्मा वाली लड़की के नाक की बाली उसे उसके बगल में बैठी बिना चश्मों वाली लड़की से अलग बना रही थी। उन्हें देखते ही अमीश उनकी तरफ बढ़ा। अटल भी उसी के साथ था, लेकिन वो बस देखता रहा। अमीश के लिए लड़के लड़कियां सबको देखने पर समान तरह की प्रतिक्रियाएं थी, लेकिन अटल के लिए ऐसा नहीं था। अटल लड़कियों के सामने उतना सहज नहीं था जितना लड़कों के साथ था। इस असहजता का कारण था पहले से ऐसे माहौल में न रहना जहां लड़के लड़कियां एक साथ एक काम करते हो। इस असहजता का बड़ा कारण आधुनिकता भी है, जहां आपको सुख सुविधाएं परोसने के साथ साथ पुरुष और महिलाओं के संबंधों का ज्ञान मुफ्त में कचौरी की चटनी के जैसे मिल जाता है। ऐसा ज्ञान जो पुरुष और महिला में सिर्फ एक ही तरह का संबंध स्थापित करता है। हालांकि ये सब समाज के चाल चलन, तौर तरीकों और रीति रिवाजों से भी जारी है। स्त्री और पुरुषों के संबंधों पर समाज में बहस ना होना ही वर्तमान युवा पीढ़ी की इस असहजता का सबसे बड़ा कारण है। गुड मॉर्निंग सर, बैठिए, चश्मों वाली लड़की ने कहा। गुड मॉर्निंग कहते हुए अमीश बैठ गया और उसे देखकर अटल भी बैठ गया। कोचिंग लगानी है मैडम, अमीश बोला। किसकी तैयारी करेंगे सर आप? चश्मों वाली लड़की ने चेहरे पर आज सही बालों की सिल्की लटों को कान के पीछे ले जाते हुए फिर से अपनी अदा का जलवा बिखेर। बाल इतने लंबे और खूबसूरत की किसी परी जैसी लग रही थी। चश्मों वाली लड़की को सच में किसी शैम्पू के एड दिए जा सकते थे। अटल के लिए इतने करीब का जलवा नहीं जलजला था। मैं डॉट है। हाँ, डॉट में अटल हकलाते हुए बोला, फिर रुका, फिर बोला, मैं 2nd ग्रेड टीचर की तैयारी करूंगा हिंदी से। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए सामान्यतः 3 तरह के शिक्षक होते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं।
द्वितीय श्रेणी शिक्षक जो कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाते हैं और प्रथम श्रेणी शिक्षक जो 9वीं कक्षा से 12वीं तक पढ़ाते हैं। राजस्थान सरकार विषयवार तीनों स्तर की भर्ती परीक्षाएं करवाती है, जिनका पाठ्यक्रम भी अलग अलग होता है। ओके सर, हमारे यहाँ 3 तरह के प्लान हैं ग्रेड सेकंड में। प्लान नंबर 1, ऐसा बैच जिसमें आपको 6 महीने के अंदर सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। दूसरा प्लान जिसमें आपको प्लान नंबर 1 को जैसा का जैसा दिया जाएगा, उसके साथ में आपके लिए ऑनलाइन कोर्स भी दिया जाएगा। तीसरा और लास्ट प्लान है गारंटी बैच, जिसमें आपके सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। चश्मों वाली लड़की ने एक से बढ़कर एक फायदेमंद प्लान बता दिए जैसे तो संस्था वाले समाज सेवा कर रहे हो। ये गारंटी वारंटी के चक्कर में मत पड़ और पहले वाले प्लान में एडमिशन करवा ले। अमीश ठहरा अनुभविक आदमी तो सही रास्ता बताया। आपकी जैसी इच्छा सर। वैसे एक बार गारंटी मिल जाती तो पैसे कितने भी लगे पर नौकरी मिल ही जाती है। चश्मों वाली लड़की ने नो बॉल पर छक्का लगाने की सोची। आप अपनी खुद की गारंटी ले लो। यहां क्यों नौकरी कर रहे हो मैडम? अमीश ने कहकर नो बॉल में चश्मों वाली लड़की को रन आउट कर दिया। आपकी इच्छा सर। गुस्से से तिल मिलाते लाल पीली होकर चश्मों वाली लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि अमीश के प्रहार ने दिल में छेद कर दिया था, जो चश्मे वाली लड़की के लिए ओजोन परत में छेद होने की घटना से कम नहीं था। क्या फीस लगेगी मैडम? अटल ने पूछा। देखिए सर, आप हमारा प्लान 1 लेते हैं तो आपको ओनली 21,000 रुपए जमा करवाने हैं। चश्मों वाली लड़की ने जवाब दिया। ओनली? देखिए सर, आप पहले 2 दिन का डेमो लेकर देखिए। आपके लिए 2 दिन फ्री डेमो क्लासेस रहेगी। अगर आपको पसंद आती है तब आप अपनी फीस जमा करवाएं और तभी बात कर लेना सर से। अटल को मालूम था उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कोचिंग आना ही था। ठीक है मैडम, मैं कल से ज्वाइन कर सकता हूं ना? अटल ने पूछा। श्योर सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपका डेमो कार्ड बना देती हूं। आप कल से अगले 2 दिन पूरी क्लासेस ले पाओगे। डेमो कार्ड लेकर दोनों उठकर बाहर निकल आए। ठीक है यार, मुझे तो शानदार लगी कोचिंग। अटल बोला। कोचिंग शानदार लगी या वो लड़कियां? अमीश मुस्कराकर बोला। हाँ, वो भी ठीक ही है। अटल ने भी मुस्कराकर जवाब दिया। इनके चक्कर में मत रहना। अगर इनकी मुस्कान पर ध्यान देने लगाना तो तेरी मुस्कान गायब हो जाएगी। अमीश ने कहा। उधर मार साहब इन दिनों पूरा मन लगाकर पढ़ रहे थे। तभी मार साहब को सुनीता का फोन आता है। हाँ, क्या कर रहे हो? सुनीता दबी आवाज में बोली। कुछ नहीं, बस पढ़ ही रहा था यार। मीरा की तबीयत रात से ही खराब है। क्या हुआ? बुखार आ रहा है क्या? हाँ, रात भर तेज बुखार था। अभी सुबह मैंने बुखार उतारने की टेट भी खिला दी पर बुखार उतर ही नहीं रहा है। पूरा शरीर तप रहा है। अच्छा, ज्यादा ही खराब है क्या? हाँ, आप आ जाओ ना, दुखी मन से सुनीता ने मार साहब से कहा। अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मार साहब परेशान सा हो गया। ऊपर से सुनीता को इस तरह असहाय पाकर मार साहब एक गहरे दर्द को महसूस कर रहा था। अरे मैं तो यार अभी आऊंगा फिर वापस यहां। पापा को बोला या नहीं? मार साहब ने इस तरह कहा जैसे तो उसे ज्यादा फर्क न पड़ा हो। यार कभी तो समझा करो आप। पापा यहां होते तो मैं आपसे कहती क्या? मुझे मालूम है आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर है, लेकिन जरूरी है इसलिए आपसे कहा, दुखी मन से सुनीता बोली। अरे पर तू भी तो समझ, आज नहीं पढ़ूंगा तो फिर कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं किसी को कहता हूं, वो बिठा ले जाएगा। दिखाना, मैं पैसे डाल दूंगा। सूखे गले से मार साहब ने स्वयं को मजबूत करते हुए कहा, वरना मन तो इस स्थिति पर रो देने का था। सुनीता का गला भर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, नौकरी के लिए ही तो मेहनत कर रहे हो ना, ताकि हम सब खुश रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन जब आपकी बेटी बीमार है तभी आपको फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ कागजों पर आपका परिवार है क्या? मार साहब असमंजस में थे, लेकिन उनकी प्राथमिकता नौकरी थी। मार साहब ने रूखे स्वर में कहा, सुनीता, मैं सब तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूं। तू समझ क्यों नहीं रही है? मीरा ठीक हो जाएगी।
चिंता मत करो। लेकिन सुनीता की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। वो जोर से रो पड़ी और बोली, क्या आपकी नौकरी आपकी बेटी की जान से ज्यादा जरूरी है? अगर कुछ हो गया तो तब भी आप अपनी किताबों में सिर गड़ाए रहोगे? मार साहब कुछ नहीं बोले, सिर्फ सुनते रहे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुनीता फिर बोल पड़ी, हाँ लगो लगो, कलेक्टर बन जाओ। परिवार रहेगा तो नौकरी काम आएगी ना। सब मर जाएंगे तो अकेले केले करते रहना नौकरी। शर्म तो नहीं आ रही होगी मना करते हुए। अरे आपकी बेटी है, आपका परिवार है। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, आपकी नौकरी। मैं खुद कर लूंगी अपना काम। इतना सालों से कर ही रही हूं। आपकी नौकरी आपको मुबारक। तेज आवाज में रोती हुई सुनीता ने इतना कहकर फोन काट दिया। मार साहब के चेहरे की मायूसी उन्हें संसार के सबसे बुरे पिता और पति साबित कर रही थी। भला ये सरकारी नौकरी की चाह कैसे दिन दिखा देती है। आदमी जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता, और जो कर पाता है वो करना नहीं चाहता। सरकारी नौकरी की तैयारी करना समुद्र में बिना ड्राइवर वाले जहाज में बैठने जैसा है। फिर किस्मत आपकी। लहरें आपको किनारे तक लाएंगी या बीच में ले जाकर डुबा देगी। मार साहब के दिमाग में गंभीर मुद्रा में नौकरी, परिवार और लोगों की बातों का इस तरह से चिंतन चल रहा था जैसे तो किसी मूवी को 3 गुना स्पीड में देखना। मार साहब का हाल उस कहानी जैसा था जिसमें आदमी पेड़ पर लटका होता है। जिस डाल पर लटकता है उस पर सांप उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। नीचे पानी होता है, पानी में बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। नीचे गिरेगा तो भी मरेगा और लटकता रहेगा तो भी मरेगा। विश्वास नहीं होता है इस बात पर कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए जीवन को दाव दिया जाता है। कितना त्याग, कितनी तपस्या और कितने बलिदान लिख दिए गए हैं विद्यार्थियों के हिस्से। इतने त्याग तो शायद किसी महत्वाकांक्षी राजा को भी नहीं करने पड़े होंगे चक्रवर्ती बनने के लिए। फिर भी कोई उम्मीद नहीं, कोई भरोसा नहीं। सिर्फ खुद पर विश्वास किए खड़े हैं आज भी वहीं जहां से शुरू किया था। वाह, गजब का झंझट है भाई, अद्भुत है। आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी इस बात पर कि ये सब एक सरकारी नौकरी के लिए किया गया होगा। तो दोस्तों, ये था सरकारी चाय के लिए बुक का 5वां अध्याय। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।